हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है 2022 का, उससे रिलेटेड बात करेंगे। आज डेट रहेगी 18 अगस्त, लेकिन जो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर करा जाएगा ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस पैटर्न पे जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कवर कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, हर एक क्वेश्चन में फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो भारत के अंदर पहला इकोनॉमिक सेंसस जो करा गया था वो कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1977। 1977 में पहला इकोनॉमिक सेंसस किया गया था इंडिया के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who was the चीफ कमांडर ऑफ अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो हल्दीघाटी की जो लड़ाई हुआ था, हल्दीघाटी का जो युद्ध लड़ा गया था, हल्दीघाटी कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। तो हल्दीघाटी का जो युद्ध लड़ा गया था तो उस टाइम पे अकबर की तरफ से उनके चीफ कमांडर कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा मान सिंह। मान सिंह जो थे ये चीफ कमांडर थे अकबर फोर्स की तरफ से, जो कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अब अगर हल्दीघाटी की इसकी युद्ध की बात करी जाए तो इसकी कोई डिटेल देख लेते हैं, ये कब हुआ था। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और अकबर के चीफ रहेंगे जनरल मान सिंह के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। इस बैटल में मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था और चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया गया था मुगल्स के द्वारा। तो ये नतीजा रहा था इस बैटल का। आपको ईयर भी याद रखना है, किस किस के बीच में लड़ी गई ये भी ध्यान रखना है, किसने जीता था ये भी आपको ध्यान रखना है। वेयर वॉज दी बंगबंधु बापू म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। तो 2021 का पूरा करंट अफेयर आपको ध्यान रखना है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बंगबंधु बापू म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया था मार्च 2021 में। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ढाका। तो ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की, वहाँ पे बंगबंधु बापू म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया था मार्च 2021 में। तो बागबंधु जो है इनको बांग्लादेश में जो मुजीबुर रहमान है उनको बोला जाता है बंगबंधु, और बापू आपको पता ही है महात्मा गांधी को बापू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP लोकेटेड। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नायरोबी। नायरोबी जो जगह है यहाँ पे लोकेटेड है UNEP का हेडक्वार्टर। नायरोबी जो है ये कहाँ की रहेगी जगह, तो नायरोबी एक जगह है केनिया में, जहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा। डायरेक्टर जनरल कौन है करंट टाइम में, तो इंगर एडरसन करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। ये फाउंड किया गया था 1972 में। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, तो और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर देख लेते हैं। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर रहेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम इटली में, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर। तो ये हेडक्वार्टर्स हैं। इसकी सेपरेट वीडियो भी रहेगी एक, जिसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, हेड, फाउंडेड ईयर, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जो पहली एनिमल वैक्सीन रहेगी वो कौन सी, उसका क्या नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्निवेक कोव। कार्निवेक कोव जो है ये पहली वैक्सीन है एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए पहली वैक्सीन बनाई गई थी, उसका नाम रहेगा कार्निवेक कोव। किसके द्वारा डेवलप करी गई है, तो रशिया के द्वारा करी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली वैक्सीन दुनिया में किसके द्वारा लॉन्च करी गई, तो वो रहेगी, वो भी रशिया के द्वारा ही लॉन्च करी गई थी, स्पुतनिक V। स्पुतनिक 5 जो है ये पहली वैक्सीन दुनिया के द्वारा लॉन्च करी गई थी, और वो भी रशिया ने करी, और पहली एनिमल की भी रशिया ने ही करी है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड दी जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार।
बिहार स्टेट ने लॉन्च किया है जल जीवन हरियाली मिशन को। आपको यहाँ पे एक बात ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो स्टेट स्कीम्स हैं या फिर सेंट्रल स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछा जाएगा CBT 2 या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अगर कुछ और मिशंस की बात करी जाए तो जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम एक लागू करी गई थी आंध्र प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री घर घर राशन कार्ड योजना लाई गई थी दिल्ली के द्वारा। किसान फसल राहत योजना लाया गया था झारखंड के द्वारा। सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। स्मार्ट किचन स्कीम काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, केरला के द्वारा लाई गई थी। लॉन्च पैड स्कीम को लाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके एक टॉपिक वाइज ई बुक रहेगी जो कि हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है और इससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये ई बुक सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस पर आपको फ्लैट 67% ऑफ दिया जा रहा है। ये साइड में आपको जो दिख रहे हैं ये टॉपिक्स रहेंगे जो कि इस ई बुक में आपको मिलेंगे और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी नीचे जीमेल आईडी आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड एन ऑर्बिटर मिशन नेम्ड एनविजन टू स्टडी वीनस। तो वीनस की स्टडी करने के लिए एनविजन एक ऑर्बिटल मिशन जो है ये अनाउंस किया गया है। तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा अनाउंस किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ESA। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है एक ऑर्बिटर मिशन को जिसका नाम रहेगा एनविजन टू स्टडी वीनस। अगर और कुछ मिशंस की स्पेस से रिलेटेड बात करी जाए तो नासा और इसरो का एक मिशन रहेगा जिसका नाम है निसार। निसार जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा 2023 में। ये एक जॉइंट मिशन रहेगा नासा और इसरो का। नासा ने एक लूसी मिशन को लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में। किसकी स्टडी के लिए? जुपिटर की स्टडी के लिए। चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी XIHE जो कि लॉन्च करी थी इन्होंने अक्टूबर 2021 में। यूटेलसेट क्वांटम एक सैटेलाइट लॉन्च करी गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। जेफ बेजोस पहले ट्रैवलर बने हैं स्पेस में जाने के लिए जिन्होंने जुलाई 2021 में स्पेस में गए थे। पहले बिलियनियर रहेंगे दुनिया के। ये कौन से रॉकेट से गए थे? तो न्यू शेफर्ड रॉकेट एरोप्लेन रहेगा जिसके द्वारा जेफ बेजोस गए थे। ये 4 लोग गए थे। वीजा वुडसेट वुडन सैटेलाइट रहेगी, ये भी लॉन्च करी गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। सुपर बिट टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा 2022 में अमेरिका के द्वारा। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को लीगलाइज करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर पहली कंट्री थी जिन्होंने लीगलाइज करा था बिटकॉइन को। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज इक्वल पे बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो महिलाओं को और पुरुष को इक्वल अमाउंट में पैसा मिलना चाहिए, ये कौन सी कंट्री ने लीगलाइज किया था सबसे पहले? तो आपका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड जो है इन्होंने लॉ बनाया है कि मैन और वुमेन को दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। इन विच स्टेट इज द पालगढ़ पास लोकेटेड। पालगढ़ पास जो है ये कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पे ये लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है पालगढ़ पास। तो यहाँ पे पासों की बात हुई है तो पासों को एक बार देख लेते हैं हम। पीर पंजल पास और बनिहाल पास ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। जोजिला पास कहाँ पे है? लद्दाख में। ये सभी इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ये इनसे आपको क्वेश्चन अगर पास से पूछा जाएगा तो आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन में वो पास मिल जाएगा। करदुंगला पास जो है ये है लद्दाख में। उमलिंगला पास है लद्दाख में। रोहतांग पास काफ़ी एक फेमस रहता है, हिमाचल प्रदेश में रहेगा। शिपकीला पास और देपसा पास ये दोनों लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक पास लोकेटेड है उत्तराखंड में। माना पास और नीति पास ये भी लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। नथुला पास और जिलेपला पास ये भी लोकेटेड है सिक्किम में। बोमडिला पास और दिहांग पास ये दोनों लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। योंगिया पास और दिपिर पास ये भी अरुणाचल प्रदेश के ही पास लेंगे। हल्दी घाटी से आप याद रख सकते हैं राजस्थान में रहेगा, तो राजस्थान में है हल्दी घाटी पास।
When and by whom was the demand for the formation of the Indian Constitution Assembly first made? तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए पहली बार किसने कहा था और कब कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1934 में एमएन रॉय के द्वारा। 1934 में एमएन रॉय ने कहा था फॉर्मेशन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। यहाँ पे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि अलग अलग आंसर आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, तो हम इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो एमएन रॉय ने सबसे पहले डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंडिया के लिए 1934 में। 1935 में एक ऑफिशियल डिमांड करी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड करी थी 1935 में, लेकिन जो सबसे पहले डिमांड रखी थी वो एमएन रॉय ने 1934 में ही रख दी थी। फिर 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे पंडित नेहरू ने अनाउंस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट जो होगा वो फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो रखा गया था, जो अनाउंस कर दिया गया था, वो करा था पंडित नेहरू ने। तो यहाँ पे दो अलग क्वेश्चन बनते हैं। डिमांड अगर आपसे पूछी जाएगी तो एमएन रॉय ने करी थी 1934 में, और अगर आपसे अनाउंसमेंट की पूछी जाएगी तो 1938 में पंडित नेहरू ने करी थी। वेयर इज द महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क लोकेटेड? तो महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। 125 या 126 नेशनल पार्क है टोटल इंडिया में। उसकी सेपरेट वीडियो रहेगी जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसमें सारे नेशनल पार्क A to Z नेशनल पार्क डिस्कस किए गए हैं। उससे बाहर आपसे नेशनल पार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। Which type of waves are used in a night vision apparatus? तो नाइट विजन के लिए किस वेव्स का यूज किया जाता है? जो उनके आइटम्स होते हैं नाइट विजन के, उसमें कौन सी वेव्स होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। तो नाइट विजन apparatus जो होता है उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है देखने के लिए। हिस्टोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ। तो हिस्टोलॉजी को किस चीज़ की स्टडी के लिए जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टिश्यूज। तो बॉडी टिश्यूज जो होते हैं उसकी स्टडी के लिए, तो उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। और ये जो स्टडी ऑफ का टॉपिक होता है ये भी एक सेपरेट टॉपिक है जिसकी आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेपरेट ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। आप उसमें जाके सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे? वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में। What is the height of the चिनाब आर्क ब्रिज being built between कटरा एंड बनिहाल? तो कटरा और बनिहाल के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम रहेगा चिनाब आर्च ब्रिज। तो ये जो बना हुआ है इसकी हाइट कितनी है? ये काफ़ी एक चर्चित विषय रहा था 2020 में। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहा था, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा था। तो इसकी हाइट आपसे पूछी जा सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 359 मीटर। 359 मीटर हाइट रहेगी चिनाब आर्च ब्रिज की, जो कि है कटरा से बनिहाल के बीच में। Which state does not benefit from भाखरा नागल डैम? तो भाखरा नागल डैम से इनमें से कौन सी स्टेट है जिसको बेनिफिट नहीं मिलता? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बेनिफिट नहीं मिलता है भाखरा नागल डैम से। जो भाखरा नागल डैम है इससे कौन कौन सी स्टेट को बेनिफिट मिलता है? या पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कुछ भी तरीके से कोई बेनिफिट मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। 3 ऑप्शंस गिवन है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश। 4 स्टेट्स रहेंगी, एक रहेगी यूनियन टेरेटरी दिल्ली। तो ये 5 रहेंगे जिनको बेनिफिट मिलता है भाखरा नागल डैम से। द नेम जवाहर टनल हैज़ बीन गिवन टू विच नेचुरल माउंटेन पास? तो इनमें से कौन सा एक नेचुरल माउंटेन पास है जिसका नाम रखा गया है जवाहर टनल? तो हमारा आंसर हो जाएगा बनिहाल पास। बनिहाल पास का नाम जवाहर टनल भी रहेगा। कहाँ पे लोकेटेड है? तो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, हमने पीछे ही डिस्कस किया है। Who among participated in the शिमला कॉन्फ्रेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस? तो कांग्रेस की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था शिमला कॉन्फ्रेंस में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था कांग्रेस को शिमला एग्रीमेंट में, शिमला कॉन्फ्रेंस में। अब शिमला कॉन्फ्रेंस में किस किस के बीच में ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी 25 जून 1945 को, जिसमें कि वेवल प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन किया गया था।
अबुल कलाम आज़ाद ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को और मोहम्मद अली जिन्ना ने रिप्रेजेंट किया था मुस्लिम लीग को। मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है। तो ये दोनों रहेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना रहेंगे मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव, अबुल कलाम आज़ाद रहेंगे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आपको ईयर भी याद रखना है 1945। Which scholar composed आइन-ए अकबरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। तो आइन अकबरी जो कि एक बायोग्राफी रहेगी अकबर की, ये किसके द्वारा कंपोज की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था आइन अकबरी को, जो कि बायोग्राफी रहेगी अकबर की। और ये जो ओल्ड बुक्स होती हैं, जो ये एंशिएंट बुक्स हैं, इनके ऊपर आपसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।